जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 4 मई 2026 और 4 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। इसका सही आंसर है 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1993 में और यह दिवस यूनेस्को की सिफारिश से मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सम्मान करना, पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना और साथ ही साथ इस कार्य के लिए जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम थी शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानव अधिकारों, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिकता संशोधन नियम 2026 कब लागू किया गया? ए 30 अप्रैल, बी 1 मई, सी 2 मई, डी 3 मई। सही आंसर है 30 अप्रैल को। हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिक संशोधन नियम 2026 30 अप्रैल को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? ये लागू किया गया किनके लिए? ओवरसीज सिटीजन के लिए। जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं उनके लिए नियम लागू किया है। इसमें आप पंजीकरण कर सकते हैं, ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इससे आपको क्या होगा फायदा कि इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र मिल जाएगा जिससे आप भारत में रह सकेंगे, कार्य कर सकेंगे। हाँ, जब यहाँ से आप जाएंगे अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आप जो त्याग करेंगे और यहाँ से जाएंगे भारत से, तो इसको रद्द करने के लिए भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। त्याग के बाद आपको फिजिकल कार्ड को भारतीय मिशन या एफआरओ में जमा करना पड़ेगा। आपको जो कार्ड दिया जाएगा ऑफिशियल कार्ड भारत में रहने के लिए, उसे भारतीय मिशन या फिर एफआरओ में जमा करना होगा। बात आ रही है, जब इसे मैं कुछ कहते जा रहा हूँ और आप बोल भी नहीं रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको एक कार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये भारतीय मूल के वे विदेशी नागरिक होते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या बनने के योग्य थे। यह एक आजीवन वीजा होता है, वीज़ा कार्ड होता है जो धारक को अनिश्चितकालीन तक भारत में रहने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति देता है। लेकिन जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं उन्हें भारत में वोट देने और सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ वो काम कर सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते और नौकरी नहीं पा सकते। ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनकी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है। हाँ, नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है नागरिक संशोधन नियम 2026 के तहत। कब से लागू हुआ? 30 अप्रैल 2026 से। हाँ, इसमें ओवरसीज सिटीजन को आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आधारित फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम की सहमति मिल चुकी है। बायोमेट्रिक के माध्यम से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई चल रही है जिसमें त्रिपुरा और असम जैसे मुद्दे उसमें शामिल हैं, क्योंकि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत ये मुद्दे हैं। उन्हीं को देखते हुए नागरिक संशोधन नियम 2026 लागू किया, जिसमें ओवरसीज सिटीजन को पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये जो कार्ड जब मिलेगा तो ये ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ठीक।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन मई 2026 में कहाँ किया गया? ए श्रीनगर, बी लेह, डी सी जो है धर्मशाला और डी है बोधगया। सही आंसर है लेह। हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 मई 2026 को लेह में युद्ध अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बुद्ध अवशेष, बुद्ध जी के अवशेष की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन बुद्ध पूर्णिमा की यानी बुद्ध जी की जयंती 2050-69वीं के अवसर पर किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 15 मई 2026 तक चलेगा। इसे संस्कृति मंत्रालय, लद्दाख प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो कि 10 मई तक लेह में आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके बाद तथागत बुद्ध की अवशेषों को जांस्कर घाटी में 2 दिन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा और 15 मई को अवशेष दिल्ली भेज दिए जाएंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में खोरेल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? ए असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मेघालय। खुआरेल नाम है इसका, याद रखिएगा। खुआरेल ऐप को मिजोरम ने लॉन्च किया है 29 अप्रैल 2026 को। किसने लॉन्च किया है? तो प्रोफेसर लानी लाओमा द्वारा आइजोल में लॉन्च किया गया। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। खुआरेल नाम दिया गया है जो कि मिजो भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में प्रकृति कहा जाता है। खुआरेल ये ऐप करेगा क्या? तो ये ऐप करेगा बाढ़, भूस्खलन और आग जैसी आपदाओं की रियल टाइम रिपोर्टिंग आपको दी जाएगी। इसमें नागरिकों को, डीएमआर को और एसडीएमए के बीच समन्वय को मजबूत करता है। मतलब जो आपदा प्रबंधन के लिए अलर्ट है वो इस ऐप के माध्यम से मिलेगा। इस ऐप को बाउनियल जियो सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के सहयोग से विकसित किया गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन की शुरुआती पहल है। बहुत अच्छी खबर है। मिजोरम में खुआरेल नामक एक ऐप लॉन्च किया है। खुआरेल का अर्थ होता है प्रकृति। खुआरेल शब्द मिजो भाषा का शब्द है और इसे आइजोल में लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो 29 अप्रैल 2026 को। इसका उद्देश्य है भूस्खलन, बाढ़ जैसे आपदाओं की रिपोर्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग देना। अब कुछ ऐप देख लेते हैं जो कि राज्य ने हाल ही में शुरू की हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है हाल ही में। वहीं मिजोरम ने एक अभी बता दिया मैंने, और कर्नाटक ने हाल ही में गीक वर्क के विकसित के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, गीक वर्क के लिए डिजिटल शिकायत निवारण ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आरोग्य मैत्री की पहल शुरुआत की है? ए केन्या, बी गिनी, सी जमैका, डी न्यूजीलैंड। सही आंसर है जमैका। हाल ही में भारत ने जमैका के साथ आरोग्य मित्री स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रवण कैरिबियाई देशों को त्वरित चिकित्सा पहुंचाना। इसके लिए भारत ने भीष्म नामक एक क्यूब बनाया है। भीष्म नामक क्यूब मतलब बहुत बड़ा बॉक्स है जिसका नाम है भीष्म, जिसमें भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री एक क्यूब है, भीष्म नाम दिया गया है। इस क्यूब में 60 टन, इस क्यूब में बहुत सारे उपकरण होते हैं, सर्जिकल उपकरण, दवाएं, पोर्टेबल जनरेटेड होते हैं इस क्यूब के अंदर। तो भीष्म क्यूब को पहुंचा है जमैका में और इसमें साथ ही साथ 60 टन चिकित्सा उपकरण और दवाएं भेजी गई है जमैका में। यह पहल जो है कैरिबियाई देशों के साथ मजबूत चिकित्सा सहयोग के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना का जो मार्गदर्शन है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग सेक्रेटेरिएट द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्रियान्वयन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया जाएगा। हाँ, इसका जो मुख्य उद्देश्य है जमैका को तूफान जैसी आपदाओं के साथ में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं आती रहती है, इसलिए भारत ने जमैका देश के साथ आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य सेवा शुरू की है।
इसमें याद रखिएगा भीष्म नामक क्यूब भेजा गया है। भीष्म जो क्यूब है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसमें बहुत सारे सामान रहते हैं ऑपरेशन और मेडिकल से संबंधित। चलिए बात आई है जमैका की। तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। जमैका की मुद्रा है जमैकन डॉलर। जमैका के प्रधानमंत्री है एंड्रूज होलनेस और जमैका के जो अभी वर्तमान राजा है वो चार्ल्स तृतीय। पड़ोसी देश की बात करें तो उत्तर में क्यूबा है, ये देख सकते हैं, ये है जमैका। दिखा आपको जमैका? वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में है। जमैका जो है, जमैका के जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्यूबा और पूर्व में हैती, तो दो ही पड़ोसी देश है जमैका के। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कब किया गया? तो 28 अप्रैल 2026 को किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया भैया? तो इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने लॉन्च किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ई श्रम साथी मोबाइल ऐप की मुख्य किसके लिए बनाया गया है? तो ये असंगठित श्रमिकों के लिए डिजिटल लेबर चौक है। कभी कभी क्या होता है, शहरों में आप देख सकते हैं कि लेबर चौक बने होते हैं, मजदूर लोग उस चौक में जाकर के बैठते हैं और जिसको मजदूर के लिए आवश्यकता होती है वहाँ से उन व्यक्तियों को उठाता है। उसी प्रकार ये डिजिटल चौक है जहाँ पर आप मुख्य रूप से रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ मजदूर की जरूरत है। एक घर बैठे पंजीकरण करा करके नौकरी भी खोज सकते हैं इसके माध्यम से आप। और ये बिचौलियों को समाप्त करता है, जो दलाल लोग ले जाते हैं उनको समाप्त करता है। डायरेक्ट आप 1-to-1 फेस टू फेस सामने वाले से बात करते हैं और अपना रोजगार करते हैं। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई श्रम साथी ऐप, जो कि मजदूरों के लिए बनाया गया है। बात आई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ भैया? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था 2000 में। इसकी राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल है रमेन डेका। पड़ोसी देश, चलो मैप में चलते हैं छत्तीसगढ़ के। ये है छत्तीसगढ़, भगवा कलर से, ऑरेंज कलर से, ठीक है। मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर पश्चिम में, और महाराष्ट्र आप देख सकते हैं पश्चिम में, और उड़ीसा आप देख सकते हो ये पूर्व में, उत्तर पूर्व में झारखंड, तेलंगाना, ये तेलंगाना है दक्षिण में, और आंध्र प्रदेश की कुछ सीमा भी इससे साथ लगती है, बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखो, लगती नहीं है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है बस, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, अभी बिहार ने, अब ऐप की बात आई है क्योंकि राज्य की बात चल रही है और ऐप की बात चल रही है, तो किस राज्य में हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद होगी। बात करते हैं बिहार की। बिहार ने पटना जू ऐप लॉन्च किया है। वहीं असम ने कर्मा सेतु ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली ने व्हाट्सएप आधारित सेवा ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक ने गृह लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया है। मिजोरम ने हाल ही में खुआरेल ऐप लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ ने अभी ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लगा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की शुरुआत कब से होगी? ए 30 जून 2026, बी 15 मई 2026, सी 15 जून 2026, डी 1 जून 2026। सही आंसर है 30 जून 2026 से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 शुरू होगी, क्योंकि ये कोरोना काल से 2020 से बंद थी। अब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा का लाभ ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख है 19 मई, और यह 22 दिन की यात्रा होगी इस बार, जो कि 30 जून से 26 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। हाँ, इसमें जो मार्ग है मुख्य रूप से लीपू लेक दर्रा, उत्तराखंड मार्ग में एक लीपू लेक दर्रा पड़ता है। यहाँ से भी कैलाश सरोवर की 10 समूह, प्रत्येक समूह में 50 यात्री होंगे। नाथुला दर्रा से भी जाते हैं जो कि सिक्किम में स्थित है।
बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तो kmy.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। बात करें कैलाश मानसरोवर की तो यहाँ पर भगवान शिव रहते हैं और यह ऊंचाई समुद्र तल से 19,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान, जिसमें ऑक्सीजन का स्तर 50% से भी कम होता है। क्यों ना रहे, भगवान को पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो शुरू हो जाओ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक एक नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गीक वर्क के लिए भारत की पहली विशेष डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है कर्नाटक। 1 मई 2026 को कर्नाटक ने गीक वर्क के लिए पहली डिजिटल शिकायत प्रणाली शुरू की है। ठीक है, और यह IPGRS पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गीक वर्क की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना। इसे कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गीक वर्क बोर्ड ने ई गवर्नेंस विभाग के सहयोग से विकसित किया है और यह पहल कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गीक वर्क अधिनियम 2025 के तहत बनाया गया है। इस कानून के तहत एग्रीटर कंपनियों को आंतरिक विवाद समाधान समिति बनाना अनिवार्य है। प्रणाली वेतन और कार्य संबंधी से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगी। एक डिजिटल शिकायत प्रणाली है गीक वर्ग के लिए, जो 1 मई 2026 से चालू किया है कर्नाटक ने। अब कुछ ऐप किसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा ने गो होम स्टे पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं आंध्र प्रदेश ने AI स्किल पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाहन पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? सही आंसर है तेलंगाना ने। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि कर्म सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है हाल ही में? आंसर होगा असम। और अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि निष्क्रिय PF खातों को फिर से शुरू करने के लिए, पैसे निकालने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पोर्टल थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली MLFF अर्थात मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई? ए मुंबई, बी लखनऊ, सी सूरत, डी बेंगलुरु। सही आंसर है सूरत। गुजरात के सूरत और भरूच के बीच में एक है हाईवे NH48, जहां पर 84 टोल प्लाज्मा पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की गई है। गुजरात के सूरत और भरूच के बीच में NH48 में यह प्रणाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा लागू की गई है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं। नंबर प्लेट स्कैन करके आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। टोल टैक्स में जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपकी नंबर प्लेट स्कैन हो जाएगी और आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। इसमें फास्टैग का भी सहयोग मिला है, जो स्वचालित टोल कटौती करता है। इसमें कोई बैरियर नहीं है, वाहन बिना रुके जा सकते हैं, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, यात्रा का समय घटता है, ईंधन की खपत कमी होती है, पर्यावरण को भी लाभ होता है। हाँ, 72 घंटे में भुगतान न करने पर ई नोटिस भी जारी हो जाएगा। तो नंबर प्लेट अच्छे से रखें आप, और भुगतान न करने पर दुगना टोल शुल्क लिया जाएगा भैया। भविष्य में 1000 से ज़्यादा ऐसे टोल प्लाज्मा विकसित किए जाएंगे, जहां पर आपकी नंबर प्लेट स्कैन होंगी और आपके खाते से पैसे उड़ जाएंगे टोल प्लाज्मा के। कहाँ शुरू है? गुजरात के भरूच, सूरत और भरूच के बीच में NH48 हाईवे नंबर 48 में शुरू की गई है। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, बी दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, सी विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, डी कोची पोर्टल केरल। सही आंसर है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है और भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट है। गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह, जिसे कांडला बंदरगाह भी कहते हैं, यहां शुरू हो रही है।
जिसमें क्या होगा भैया, इस परियोजना में प्रोसेसिस जूलीफ्लोरा, गंदा, बवाल और कृषि कचरे का उपयोग किया जाएगा। ग्रीन मेथेनॉल इसमें बनाया जाएगा। इसका उपयोग समुद्री जहाजों के लिए ईंधन के रूप में किया जाएगा। यह परियोजना वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से समृद्धि की ओर बढ़ावा देती है, जिसकी क्षमता लगभग 5 टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता है। प्रतिदिन यह 5 टन बायोफ्यूल ग्रीन मेथेनॉल उत्पादित करेगा। इसमें गैसीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह पहल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने पर मदद मिलेगी, क्योंकि भारत का टारगेट है 2050 तक नेट जीरो समुद्री उत्सर्जन लक्ष्य। नेट जीरो समुद्री उत्सर्जन लक्ष्य है 2050 तक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस किस संस्थान ने शुरू किया? ए एम्स दिल्ली, PGIR MR चंडीगढ़, JIPMER पुडुचेरी और CMC वेलूर। सही आंसर है एम्स दिल्ली ने हाल ही में पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि एम्स दिल्ली ने किया है, भारत का पहला है। इसमें MRI अल्ट्रा लो फील्ड तकनीक पर आधारित है, जो गंभीर मरीजों के लिए सुरक्षित है। यह मशीन इमरजेंसी में मरीज के बिस्तर के पास से ही स्कैन कर सकती है। इस मरीज को स्थानांतरित करने का जोखिम समाप्त हो जाता है। यह स्ट्रोक ट्रॉमा मामलों में त्वरित निदान के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग डॉक्टर शैलेश गायकवाड़ की टीम द्वारा किया जाएगा। यह तकनीक न्यूरोलॉजी, बाल चिकित्सा और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के लिए उपयोगी है। यह प्रणाली रेडियो सर्जरी ग्लोबल के सहयोग से विकसित की गई है। किसने विकसित किया भैया? एम्स दिल्ली। जो पहली बार होते हैं ना, उनको याद जरूर करें, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मई 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए प्रसून जोशी, बी अमिताभ बच्चन, सी शंकर महादेवन और डी है राहुल गांधी। सही आंसर है भैया प्रसून जोशी 2 मई 2026 को प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रचारक है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करता है। प्रसून जोशी इससे पहले फिल्म प्रकरण बोर्ड CBFC के अध्यक्ष रह चुके हैं 2017 में। चलिए सॉरी, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत सरकार ने मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए शक्तिकांत दास, बी टी रविशंकर, सी रोहित जैन और डी है उर्जित पटेल। आंसर है इसका रोहित जैन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। 3 मई 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे और इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। रोहित जैन को बैंकिंग सुपरविजन और प्रबंधन का 30 वर्ष का अनुभव है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत RBI की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन 1.0 अभियान किसने चलाया है? ए भारतीय सेना, बी RBI, सी नीति आयोग, डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सही आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 शुरू किया है, जो कि 4 दिवसीय नेत्र शिविर है, जो कि 26 से 30 अप्रैल तक चला। इस शिविर में 153 जनरल अस्पताल बनाए गए हैं और इसमें 900 से अधिक मरीजों की जांच और 214 सफल सर्जरी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य था दूर दराजों में जो रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनके मरीजों की, दृष्टिहीन मरीजों को इलाज कराना। इस शिविर का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने किया। इसमें भारत से डिजिटल रिकॉर्ड QR आधारित पहचान उपयोग किया गया। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर रहने वाले दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के नेत्रहीन लोगों के लिए यह अभियान चलाया गया था। भारतीय सेना ने चिकित्सा उपकरणों के उपयोग में परिवहन में सहयोग किया। यह अभियान राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर आधारित है, जिसमें मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन किया गया। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।